Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 3, agriculture. Our next topic in the series is problems of Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। तो देखो, फर्स्ट है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपकी कंट्री में बहुत कम थे। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। आप रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट। तो इरिगेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपकी कंट्री में बहुत कम थे। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। गुड रेनफॉल ब्रिंग्स गुड हार्वेस्ट वाइल ड्रॉट बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट। अगर रेनफॉल अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, और अगर नहीं हुई तो सूखा रहेगा। स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आउटपुट रिक्वायर्स द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेबिलिटी लानी है अपने प्रोडक्शन में कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, तो उसके लिए आपको ये इरिगेशन के रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा या डेवलप करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट आता है आपके नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। Deficiency of finance is another major problem facing Indian agriculture. For bulk of their financial needs, the small farmers depend upon non-institutional resources including mahajans, money lenders and the landlords. They charge very high rate of interest. Small farmers के पास इतना अमाउंट नहीं होता था कि वो इन्वेस्ट कर सके, तो उनको अमाउंट जो लेना पड़ता था वो आपके महाजन से लेना पड़ता था, मनी लेंडर से लेना पड़ता था और लैंडलॉर्ड से लेना पड़ता था, जो कि उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग इज़ एक्सट्रीमली स्केयर्स इन रिलेशन टू नीड्स ऑफ फार्मर्स को जितने की रिक्वायरमेंट थी उतने से बहुत कम आपके इंस्टीट्यूशंस जो है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो क्या करते थे, पे अमाउंट प्रोवाइड कराते थे। जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल नहीं होता था। लैक ऑफ फाइनेंस हिंडर्स ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और इससे क्या होता था, आपकी ग्रोथ जो है वो छुप जाती थी, कि ग्रोथ होते हुए भी वो कोई काम की नहीं होती थी। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। और इससे क्या होता है, अगर बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ती है तो आपका पॉवर्टी का जो विशियस सर्कल है वो क्या होता है, आपके चलता रहता है। फिर नेक्स्ट है आपके कॉन्वेंशियल आउटलुक। कॉन्वेंशियल आउटपुट में आपको कुछ नाम ध्यान रखने रहते हैं इसमें। कॉन्वेंशियल आउटपुट टुवर्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। Despite innovative farm technology and farm management policies, Indian agriculture continues to rely on conventional wisdom. He continues to consider farming more as a means of subsistence and less of a business venture. वो ये आप subsistence farming कर रहे थे, आप business के लिए नहीं कर रहे थे। Accordingly, he continues to focus on crops which offer him food security rather than those which yield a high profit. प्रॉफिट अर्न करने वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, वो अपने सेल्फ कंजप्शन पे फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे। द टिपिकल इंडियन फार्मर इज़ reluctant to grow as an entrepreneur. He avoids undertaking risk for profit. फार्मर्स क्या चाहता था कि मैं रिस्क नहीं लूँ, मैं घर वालों के लिए बना लूँ, बस बहुत है मेरे लिए, फैमिली के लिए बना लिया। मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए ही गुड्स बनाया जाता था, इससे आपका प्रॉफिट कोई भी नहीं होता था। नेक्स्ट है आपके स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो आपके पास जो लैंड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे दो ऑप्शन हो अगर आपके पास कि एक लैंड तो एक ही जगह पे आपको मिल जाए,
जैसे मान लो 100 एकड़ का लैंड एक ही जगह पे मिल जाए, और दूसरा ऑप्शन है 25 एकड़ के 4 लैंड्स आपको अलग अलग जगह पे मिले। दोनों में से आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि 100 एकड़ का एक ही जगह मिले, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी मशीनरी की कॉस्ट, आपके लेबर की कॉस्ट एक ही जगह लगेगी, तो आप इतने एक्सपेंसिव नहीं होगे। जबकि उस टाइम आपके क्या थी, स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग्स। स्केटर्ड मीन्स क्या होता है, बटा हुआ, छोटा, छटा हुआ, छोटी छोटी आपकी होल्डिंग्स थी, और वो भी अलग अलग प्लेसेस पे। तो इससे आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्केटर्ड एज वेल। स्मॉल होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और अगर लैंड बहुत छोटा होगा तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाओगे। स्केटर्ड होल्डिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। This contributes to backwardness of farming and poverty of the farmers। और इससे क्या होता है, बैकवर्डनेस शो होती है आपके फार्मर्स की, और पॉवर्टी शो होती है। फिर नेक्स्ट है आपके एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। Agrarian relations refer to the business relation between the landlords and the tenants। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, एग्रेरियन रिलेशन। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्फ। फार्मिंग का वर्क वो करते ही नहीं थे, वो क्या थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। उनको फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं था। रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम। उनको सिर्फ किससे मतलब था, अपनी रेंट से मतलब है कि रेंट आ जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। दे टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टेनेंट्स बाय वे ऑफ हाई रेंट्स एंड रिलेटेड चार्जेस। अगर आपसे हाई रेंट लेंगे या आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, बर्बादी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। आपका जो मार्केटिंग सिस्टम था उसमें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड था आपके। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट टू द लोकल मार्केट एट रिड्यूस्ड रेट्स। तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे आपके स्मॉल फार्मर्स जो आपका लोकल मार्केट में जो जिस रेट पे सेल करते थे वो बहुत कम रेट थी। टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस इज़ देयर कंजप्शन, दिस इज़ देयर कंपल्सन। बहुत सारे जनों के लिए ये कंपल्सरी था कि मार्केट में जो रेट है वो कम ही रख पाते थे। दे आर obliged to sell their produce to mahajans and money lenders in return to the loans they raise फ्रॉम दीज मिडिल मैन। तो जो ज़मींदार होते थे उनके यहाँ वर्क करते थे और उनके वहाँ से पैसे जैसे उधार लिए हुए थे उन्होंने, और अगर वो पैसा नहीं चुका पाते थे तो उनको जो है अपना प्रोडक्शन कम रेट में सेल करना पड़ता था। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपके एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। कि क्या कौन से रिफॉर्म्स हुए थे, देखो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंज हुए, मतलब आपने टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज किया था। फर्स्ट है यूज़ ऑफ HYV सीड्स यूज़ किए। सेकंड है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया। फिर है नेक्स्ट यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। फिर है नेक्स्ट साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फिर है मर्चेंडाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या आया है, देखो लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बताया था मैंने, ज़मींदारी सिस्टम को रिमूव किया, ज़मींदार्स को रिमूव किया था। रेगुलेशन ऑफ रेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को कंट्रोल किया कि इससे ज़्यादा लिमिट से आप वो लैंड आप होल्ड नहीं कर सकते हो। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, ये भी आपने पढ़ा है लैंड रिफॉर्म्स में, कि
लैंड होल्डिंग्स पर स्टॉप किया उन्होंने, लिमिट लगाई, और अगर जो एक्स्ट्रा बचता है वो किसको प्रोवाइड कराया, स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स को। फिर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। जनरल रिफॉर्म्स में क्या है देखो, एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं यार, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर फार्मर्स का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, परचेज कर लेती है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या प्राइस सपोर्ट फार्मर। इससे क्या होता है, फार्मर्स को सपोर्ट मिल जाता है। अब देखो आप टेक्निकल रिफॉर्म्स में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को चेंज किया है। देखो आप, फर्स्ट है यूज़ ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ये आपको नाम ध्यान रखना है, HYV सीड्स का यूज़ आपने करना स्टार्ट किया। सिंस 1965 हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैव रिप्लेस्ड द कॉन्वेंशनल वेराइटी। नॉर्मल जो आपके वेराइटी के नॉर्मल जो होते थे, रूटीन में जो चलते थे, उनको रिप्लेस किया 1965 में HYV सीड्स ने। HYV सीड्स स्पेशली रिलेटिंग टू वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन हैव लेड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। आप HYV सीड्स यूज़ कर रहे हो तो आपके मेनली इन जो ये जितने भी नाम लिए इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। दिस ब्रेक थ्रू इज़ पॉपुलरली नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को क्या नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखो आप, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। Chemical fertilizers are being increasingly used to enhance productivity. Use of chemical fertilizers has considerably increased over time. आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे आप ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो ओवर द टाइम उसका यूज़ जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। इन 2017-18 नियरली 265.9 लैक्स टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2017-18 में ऑलमोस्ट आपके 266 लैक्स और टन्स इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आपके यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो है उनका भी आपने यूज़ किया है। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। कीटनाशक जो होते हैं आपके, जो आपके फार्मिंग में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको क्या करते हैं, आपके बीमारियों से बचाते हैं। बीमारी से क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सड़ जाते हैं वो, तो उनको बचाने के लिए आपके ये इनका छिड़काव किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन दिस रेस्पेक्ट। आपके प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स कितने, 14 आपके सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो उनका सेटअप हुआ। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम was adopted along with adoption of HYV टेक्नोलॉजी। तो प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एडॉप्ट किया गया और HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन एज अगेंस्ट कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब आप जो नॉर्मल रूटीन वे में आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग बोल सकते हो, उस तरीके से जो फार्मिंग करते थे उससे अब आपको स्ट्रेस किस पे दिया गया, साइंटिफिक कल्टीवेशन। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग relate to
कौन कौन सी चीज़ें देखो, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, आपको सेलेक्ट करना है कौन सी क्रॉप होगी, कौन सी क्वालिटी होगी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करो आप, मतलब एक तरीके से ऐसी सॉइल प्रिपेयर करो जो आपके लिए अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी उससे अच्छी हो। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को रोटेट करना भी ज़रूरी है, रेगुलरली एक ही क्रॉप यूज़ नहीं करनी है आपको, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे राइस पहले एक बार कर लिया, फिर वीट, फिर में जैसे, तो ये आपके क्या कहलाता है, रोटेशन, ये भी आपके करना ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड जो है वो कौन सा होगा उसका सिलेक्शन करना। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना दूसरी जगहों को, दूसरी जगह के, मतलब दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके प्लेस पे आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं। ये भी ध्यान रखना, एज मेनी एज 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर एंगेज्ड इन प्रमोटिंग रिसर्च ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन। 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंगेज है आपके रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है आपके मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कि मैकेनाइज्ड मीन्स मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज होता है। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन टू इनेबल द स्मॉल फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चर मशीन्स। चीप क्रेडिट पॉलिसी आर प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उनको क्या किया जाता था, आपको चीप रेट पे आपके क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी, जिससे क्या हो, फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, परचेस कर सकते। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी आपके स्मॉल फार्मर्स को, उनकी मशीनरी परचेस करने के लिए कम रेट पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन मिल जाता था। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से उनको लोन मिल जाते थे। नाम याद रखना आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एजेंसी थी, एजेंसी बनी हुई थी एक, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, एंड कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी बैंक्स होते हैं वो आपके कॉमर्शियल बैंक्स में आते हैं। In almost all states, agro industries corporations have been set up for this purpose. हर स्टेट में आपके ये इसको अंडरलाइन करके देख लेना है, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप हुई थी। थैंक यू।